हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। मैं अमित आज आपके लिए लेकर आया हूँ 55 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के। फ्रेंड, ये जो समय चल रहा है इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए और अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार करने में जी जान एक कर दीजिए, क्योंकि ये जो समय चल रहा है फ्रेंड, ये कभी वापस नहीं आने वाला। तो इस समय का भरपूर फ़ायदा उठाइए। आप अपनी तैयारी को इतनी मजबूत कर लीजिए कि जहाँ से भी क्वेश्चन आए कभी आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो और हर में आप टॉप रैंक हासिल करें। इसके लिए आपको क्या करना होगा फ्रेंड, आपको कठोर मेहनत करनी होगी। कठोर मेहनत करनी होगी तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो मम्मी के पापा के सपने हमेशा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। कोई भी कठिनाई आएगी सब दूर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें कहते हैं फ्रेंड। प्रकाश जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है फ्रेंड, इनको हम बोलते हैं फोटोन, ठीक है। और ये पैकेट्स के फॉर्म में चलते हैं फ्रेंड, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग जो फ्रेंड होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। देखिए, प्र से प्रकाश और प्र से अनुप्रस्थ, ठीक है। आप इस चीज को याद रखिएगा, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये किया गया था फ्रेंड हाइजेंस के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वो हाइजेंस के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? तो बताना है फ्रेंड, ये होता है ध्रुवण के कारण, ठीक है। पोलराइजेशन की वजह से आपको ये पता चला कि जो प्रकाश तरंगे होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। बात की जाती है फ्रेंड, पोलराइजेशन क्या होता है? तो जैसे ये हमारे पास कोई लाइट सोर्स है फ्रेंड, ठीक है। इसमें से लाइट हर डायरेक्शन में इमिट हो रहा है। जब हम इसको एक पोलराइज्ड प्लेट से पास करते हैं तो ये जो डायरेक्शन है फ्रेंड वो एक निश्चित दिशा में हो जाता है, इसे ही बोलते हैं पोलराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकाश एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था? तो ये बताया था मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने सबसे पहले बताया था कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो फ्रेंड ये बताया था गोमाल्डी ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गोमाल्डी ने सर्वप्रथम यह करके दिखाया कि प्रकाश तरंगों का क्या होता है, विवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया है? तो फ्रेंड ये किया है ऑप्शन नंबर सी, आइंस्टीन ने। और आइंस्टीन का एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है E बराबर mc², ठीक है। E हमारा एनर्जी, m हमारा मास है और c हमारा वेलोसिटी है लाइट की। लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है फ्रेंड? 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है लाइट की हमारी स्पीड। कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड, यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस जानते हैं क्या होता है? वेलोसिटी जो होती है हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जबकि स्पीड हमारी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश और विद्युत दोनों को घटित नहीं करती है, नहीं होती है? तो इनमें बताना है कौन सी ऐसी घटना है जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। तो फ्रेंड ये ध्रुवण जो होता है वो घटित दोनों में नहीं होता, बाकी विवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन ये तीनों घटनाएं प्रकाश और ध्वनि दोनों में होती हैं। ध्रुवण जो होता है फ्रेंड वनली और वनली किस में होता है, प्रकाश तरंगों में होता है, ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को हम क्या कहते हैं? ठीक है, हमारे पास एक कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पे से जब प्रकाश पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट बैक होकर के वापस जाती है, तो फ्रेंड इसको हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और बात कर लेते हैं यहाँ पर रिफ्रैक्शन की, अपवर्तन की। तो अपवर्तन क्या होता है फ्रेंड, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये क्या होती है फ्रेंड, अगर हमारे पास रेयरर टू डेंसर की तरफ जा रही है तो ये हमारी टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है, ठीक है। टूवर्ड्स नॉर्मल क्या होगी, बेंड होगी, अगर रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है। और इसका जस्ट अपोजिट अगर होगा, अगर हमारे डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है फ्रेंड, यहाँ पर डेंसर है हमारा और यहाँ पर रेयरर है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव हो जाएगी।
आप इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो एक मीडियम से जब लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तभी ये घटना घटित होती है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे होती हैं। तो फ्रेंड इससे ये पता चलता है कि प्रकाश तरंगे जो होती हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं, प्र से प्रकाश और प्रस्थ से अनुप्रस्थ, ठीक है। आप कभी इसको गलती मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। तो फ्रेंड ये बताना है, प्रकाश का जो वेग है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सबसे पहले किसने ज्ञात किया, तो ये ज्ञात किया था रोमर ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हीरे में, निर्वात में, पानी में, कांच में। तो इसमें बताना है फ्रेंड, सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग किसमें होगा, तो ये होता है हमारा निर्वात में, ठीक है। वैसे अप्रोक्सीमेट सब में प्रकाश की वेग क्या होती है, इक्वल ही होती है, बट यहाँ पर पूछा है सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो निर्वात में सबसे ज्यादा होगा। और बात की जाए फ्रेंड कांच में, तो कांच में वेलोसिटी जो होती है प्रकाश की वो कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जल, कांच, हीरे में प्रकाश की चाल निम्न होगी। तो इनमें बताना है जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल का क्रम हमारा क्या होगा। तो फ्रेंड हमारा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, जल में सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद कांच में होगा और सबसे कम जो होगा वो हीरे में होगा प्रकाश की चाल, ठीक है। सबसे ज्यादा किसमें होगा, जल में होगा, उसके बाद हमारा कांच में और उसके बाद होगा हीरे में। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। तो फ्रेंड ये लगता है लगभग 8 मिनट 27 सेकेंड लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड मैंने ऑप्शन चंद्रमा से मैंने पढ़ लिया है, ठीक है। यहाँ पर पूछा है चंद्रमा से पृथ्वी पर, तो ये होगा 1.3 या 1.25 सेकेंड। अगर यहाँ पर चंद्रमा की जहाँ सूर्य होता तो उसका ऑप्शन हो जाता 8 मिनट 27 सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन कंफ्यूज होने वाला है क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा है और जनरली हम पढ़ते क्या है फ्रेंड, सूर्य से पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसलिए हम गलती कराते हैं। तो यहाँ पर आप गलती मत कीजिएगा, देखिए हमने गलती कर ली, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने वाला समय क्या है लगभग। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग बार बार पढ़ते हैं, सूर्य से प्रकाश, तो ये होता है 8 मिनट 27 सेकेंड, ठीक है। 8 मिनट 27 सेकेंड लगता है सूर्य से पृथ्वी पर आने में प्रकाश को समय लगता है, ठीक है। इससे पता चलता है कि फ्रेंड कितना ज्यादा दूरी पर हमारा सूर्य है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रकाश की गति होती है। तो फ्रेंड प्रकाश की जो गति होती है वो ऑप्शन नंबर सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। और यहाँ पर फ्रेंड अगर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट अगर पूछा जाए तो ये हमारी एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, त्वरण की यूनिट होती है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 17 है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, ठीक है। आपने भी देखा होगा सूर्य ग्रहण एक्सरे से, ठीक है। एक्सरे जो हड्डियां टूट जाती हैं तो एक्सरे लोग करवाते हैं, उससे कई बार आपने देखा होगा। तो इससे कौन सा भाग हमें दिखाई देता है फ्रेंड, तो ये दिखाई देता है ऑप्शन नंबर बी, किरीट या कोरोना। ये वाला जो कोरोना चल रहा है उसको मत कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। ये किरीट या कोरोना जो पार्ट ऊपर की तरफ दिखाई देता है फ्रेंड, इसी को हम बोलते हैं कोरोना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है। इसमें बताना है पूर्ण जो सूर्य ग्रहण लगता है उसका अधिकतम समय कितना होता है। तो ये होता है 460 सेकेंड के करीब होता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, अगर मिनट में आ जाए तो आप 60 से डिवाइड कर दीजिएगा, पता चल जाएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है, ये बताना है। सूर्य ग्रहण तब होगा जब इसमें से कौन से फिनोमिना होगी फ्रेंड, जब चांद बीच में होगा, पृथ्वी बीच में होगी, सूर्य बीच में होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बताना है कौन सा सही होगा। तो फ्रेंड चंद्रमा जब हमारा बीच में होगा तब हमारा सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य अपने स्थान पर बिल्कुल फिक्स होता है और यहाँ पर हमारा ये अर्थ है, यहाँ पर सन है और इसके बीच में कौन आ जा रहा है, मून। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड, हमारा चंद्र ग्रहण, जब चंद्रमा बीच में आ जाता है तो हमारा सूर्य ग्रहण लगता है। SME आप ये याद रखिएगा। और इसका जस्ट उल्टा फिनोमिना अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सन हमारा देखिए फिक्स होता है, अगर अर्थ को बीच में लेते आए और मून को उधर लेते जाए तो उस समय हमारा क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण घटित होता है किस दिन घटित होता है, बताना है इसमें। तो ये होता है पूर्णिमा के दिन,
ठीक है, चंद्रग्रहण कब होता है फ्रेंड? पूर्णिमा के दिन होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन। ठीक है, कई बार आपने फिल्मों में सुना होगा अमावस्या की रात। तो अमावस्या को क्या लगता है फ्रेंड? सूर्य ग्रहण कब होता है? प्रतिदपा प्रतिपदा या अमावस्या के दिन होता है हमारा सूर्य ग्रहण। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा सा ऊपर उठा दिखाई देता है? आप कभी स्विमिंग पूल में जाइएगा फ्रेंड, उसका जो तल होगा वो काफी हमें ऊपर दिखाई देता है। ऐसा प्रकाश के किस फिनोमिना के कारण होता है? तो ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, आप वाटर पार्क में जाइएगा, स्विमिंग पूल में जाइएगा, आपको ये फिनोमिना देखने को मिल जाएगा। वो तो छोड़िए, आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। बाल्टी में एक सिक्का डालिए, आपको सिक्का क्या होगा? अपने तल से थोड़ा ऊपर ही उठाई देगा, ऊंचा उठाई हुआ दिखाई देगा। ऐसा किस कारण होता है फ्रेंड? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। मैंने बताया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कब होता है? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है, तभी ये फिनोमिना पॉसिबल है। अगला क्वेश्चन है, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? सेम क्वेश्चन हो गया फ्रेंड, यहाँ पर सिक्का था, यहाँ पर मछली है, तो हमारा ऑप्शन थोड़ी ना बदलेगा। ऑप्शन तो हमारा वही होगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, प्रकाश का अपवर्तन कब होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? भैया लो, सेम क्वेश्चन हमारे पास फिर से टपक पड़ा। तो ये होता है हमारा अपवर्तन के कारण। देख रहे हैं क्वेश्चन कैसा घुमा घुमा के आ रहा है, मगर हमारा ऑप्शन थोड़ी ना चेंज होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, कहां से? विरल माध्यम से सघन माध्यम, मतलब रेयरर टू डेंसर जा रही है। भैया कहां से जा रही है? रेयरर टू डेंसर जा रही है, तब इनमें से क्या होगा? ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये हमारा तल है, यहाँ पर ये हमारा नॉर्मल है, यहाँ से एक लाइट आई है, और ये हमारे क्या है? ऊपर वाला रेयरर है, और ये वाला क्या है? डेंसर है फ्रेंड। ठीक है, डी है, डेंसर है। तो यहाँ पर अब ये देखिए, नॉर्मल हमारे पास लाइट है, तो हमने बोला था जब रेयरर से डेंसर की तरफ जाती है तो हमारा नॉर्मल की, मतलब नॉर्मल को हिंदी में बोलते हैं अभिलंब, ये अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? झुक जाएगी भैया, झुक जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अगर यही हमने उल्टा कर दिया होता, यहाँ पर डेंसर लिख दिया होता, यहाँ पर रेयरर लिख दिया होता, तो ये नॉर्मल से क्या होती या अभिलंब से क्या होती? दूर भागती। कहाँ जाती? दूर भाग जाती। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है फ्रेंड। तो इनमें से बताना है, जब हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इनमें से किस में होता है? हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में, वायु से कांच में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो ये होगा हमारा हीरे से कांच में। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा? हीरे से जब कांच में प्रकाश प्रवेश करेगा तो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और प्रकाश जो फ्रेंड हीरा चमकदार दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। एक होता है फ्रेंड मरीचा, मिर्चा, या जिसे बोलते हैं फ्रेंड मृग तृष्णा, मतलब गर्मियों में ऐसा फिनोमिना होता है कि रोड पे हमें क्या दिखाई देता है? पानी दिखाई देता है। तो वो किस कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चलिए एक एग्जांपल और बता देता हूं, जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है जिससे इंटरनेट आता जाता है, वो किस फिनोमिना पे काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल, प्रकाश तंतु, कुछ याद आया? प्रकाश तंतु किस पे काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें तो हमने यही बता दिया है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के हमने 3-4 एग्जांपल बता दिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? इंद्रधनुष तो हमने बचपन से देखते आ रहे हैं, इनमें से बताना है कारण क्या है भैया। तो वायुमंडल में सूर्य की किरणें होती हैं, जल की बूंदों के द्वारा उनका परावर्तन होता है, तभी ये फिनोमिना होता है। वायुमंडल में सूर्य की किरणें जब जल की बूंदों के द्वारा परावर्तित होती हैं, तो ये फ्रेंड क्या होता है? ये फिनोमिना होता है
तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इंद्रधनुष बनने का कारण हमें आज पता चल गया। अगला क्वेश्चन है भैया, देखिए हम यही बोल रहे थे, हम बोल नहीं पा रहे थे। मृग तृष्णा, ठीक है, मिराज जिसे बोलते हैं, उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो ये हमारा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ये एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, देखिए कितने सारे एग्जाम्पल दिख रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, और ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस क्या होता है, क्वेश्चन हमारा गोल गोल घुमा देता है और ऑप्शन हमारा चेंज नहीं होता, ऑप्शन हमारा सेम ही होता है। पेट अथवा शरीर के अंदर आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए, देखने के लिए जो इंडोस्कोपी प्रक्रिया करते हैं, इंडोस्कोपी जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो किस पे वर्क करता है? तो वो भी हमारा किस पे वर्क करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमिना पे वर्क करता है इंडोस्कोपी हमारा। चलिए एक क्वेश्चन और आता है, हाँ, प्रकाशिक तंतु, लो फिर से आ गया, प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर केबल पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लो ये भी भैया सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश, तो इनमें से बताना है प्रकाश क्या हो। तो प्रकाश फ्रेंड क्या हो, कांच से वायु में जाए, क्या हो, कांच से वायु में जाए, तब ऐसा फिनोमिना पॉसिबल है। ठीक है, आप याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, चटका हुआ कांच चमकीला प्रतीत होता है। कांच लीजिए, चटका दीजिए और फिनोमिना देखिए, देखिए चमकता है कि नहीं। तो चमकीला, चटका हुआ कांच चमकीला क्यों दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है फिर वही फिनोमिना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, ये भी कुछ क्वेश्चन है भैया। इंद्रधनुष में बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं, कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं साहब। कौन कौन से होते हैं? विबग्योर, ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब बात कर लेते थोड़ा अलग, अगर बात की वेवलेंथ की फ्रेंड, ठीक है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, वायलेट की सबसे कम होती है, ठीक है। वेवलेंथ v बराबर एन लैम्डा, ठीक है, लैम्डा हमारा वेवलेंथ, जिसको मीटर में मापते हैं, एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। तो यहाँ पर अगर सबसे कम पूछा जाए वेवलेंथ किसका होता है, तो ये होता है बैगनी कलर का, और सबसे ज्यादा किसका होता है? तो रेड कलर का, ठीक है। इसलिए रेड कलर की स्पीड क्या होगी? ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। क्या क्वेश्चन बनाया है। प्रकाश का रंग जो होता है नीला किस कारण दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, ठीक है। प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? आकाश नीला दिखाई देता है। सभी कलर क्या होते हैं फ्रेंड? प्रकाश प्रकीर्णन के कारण हमारा जो आकाश होता है वो नीला दिखाई देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है, वायुमंडल में आकाश के विसरण का कारण बताइए। क्या होता है विसरण का कारण, क्या है इनमें से? तो ये हमारा है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, धूल कण, ठीक है। विसरण को शायद आई थिंक इंग्लिश में बोलते हैं स्कैटरिंग बोलते हैं शायद, ठीक है। अब हिंदी है भाई, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो ही रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन से मैं बता रहा हूँ, वायुमंडल में प्रकाश का जो स्कैटरिंग होता है वो किस कारण होता है? धूल कण जो होते हैं उनके कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है, अंतरिक्ष यात्री को वह आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, और कैसा दिखाई देगा? काला। क्वेश्चन नंबर 37 है, उगते तथा डूबते सूरज लाल प्रतीत होता है। उगते समय और डूबते समय सूरज हमारा लाल क्यों प्रतीत होता है, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड ये होगा लाल रंग का जो हमारा डिफ्रैक्शन होता है, सॉरी, तो फ्रेंड ये होता है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है। लाल रंग जो होता है उसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, इसलिए स्कैटर बहुत कम होता है, ठीक है। लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है, इसलिए उगते समय तथा डूबते समय सूरज भगवान हमें कैसे दिखाई देते हैं? लाल दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि स्कैटरिंग जो होती है रेड लाइट की वो सबसे कम होती है, क्योंकि वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है हमारा लाल रंग का। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है?
तो फ्रेंड बताना है विक्षेपण सबसे अधिक किसका होता है, अधिक होता है। तो ये हमारा होता है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है। तो फ्रेंड सूखा बालू जो होता है वो चमकीला क्यों दिखाई देता है, तो इसका कारण हमारा परावर्तन। ठीक है, ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन की वजह से, सॉरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। ठीक है, जो साबुन के बुलबुले होते हैं फ्रेंड वो कलरफुल क्यों दिखाई देते हैं, तो ये दिखाई देते हैं बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण ऐसा दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार में दृश्यावलोकन मतलब पीछे की तरफ देखने के लिए किस शीशे का प्रयोग किया जाता है। दृश्यावलोकन, वाह क्या वर्ड है। ठीक है, पीछे की ओर देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं फ्रेंड, तो ये यूज करते हैं हम उत्तल लेंस का। ठीक है, और दाढ़ी बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, अवतल लेंस का। डॉक्टर जो दांत कैविटी देखते हैं फ्रेंड, जो दांतों में कैविटी हो जाती है उसको देखने के लिए किसका यूज करते हैं, अवतल दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स और इसको बोलते हैं कॉनकेव। ठीक है, गुफा वाला कौन होता है, अवतल, और उभरा वाला कौन होता है, कॉन्वेक्स। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं फ्रेंड, मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया था। सेम ही क्वेश्चन भाई, मोटर गाड़ी दोनों एक ही है। तो मोटर कार में कौन सा दर्पण यूज करते हैं पीछे देखने के लिए, तो यूज करते हैं हम उत्तल दर्पण का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दांत के डॉक्टर जो होते हैं वो किस दर्पण का यूज करते हैं। हमने बताया अभी दोस्त कि वो यूज करते हैं अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा है कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कार की हेडलाइट में पूछ रहा है, पश्च नहीं देखने, पीछे देखने के लिए नहीं, हेडलाइट की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 44 में। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन नंबर सी, परवलयाकार अवतल लेंस। ठीक है, क्योंकि अंदर की तरफ क्या होता है, ये धसा होता है हमारा हेडलाइट। आपने देखा ही होगा भाई, बचपन से देख रहे हैं सब। कार की बात क्यों कर रहे हैं, बाइक की बात कीजिए, टॉर्च की बात कीजिए, तो सभी में क्या ऐसा होता है, ऐसा ही तो होता है। पीछे की तरफ पॉलिशिंग की जाती है, यहाँ हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, इसीलिए लाइट हमारी क्या होती है, लाइट बीम की तरह जाती है। और हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परवलयाकार अवतल दर्पण। ठीक है, कार की हेडलाइट में। अगर कार की जगह हमारा बाइक आ जाए तब भी वही आंसर होगा। दाढ़ी बनाने के लिए काम में कौन सा हम यूज करते हैं फ्रेंड, कौन सी दाढ़ी बनाए होंगे आप या दाढ़ी बनवाए होंगे, तो किस दर्पण का यूज किया जाता है ये बताना है। तो अवतल दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है, 45 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। 46 है कार चलाते समय से, सेम ही क्वेश्चन है। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए, देखिए क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज क्या है, कंफ्यूज मत होइए, क्वेश्चन हमारा क्या है, बस घुमा फिरा के वर्ड थोड़ा इधर उधर करके पूछा गया है। तो 46 का जो ऑप्शन होगा हमारा उत्तल दर्पण, पीछे देखने के लिए, इतना याद रखिए, पीछे देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। 47, मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, ये बताना है। मानव का जो आंख होता है उसकी रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, 47 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर आप बताइए फ्रेंड। तो 47 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आभासी व सॉरी वास्तविक तथा उल्टा बनता है। फिर मैं सीधा कैसे दिखाई देता है, ब्रेन की वजह से। ब्रेन हमारा मास्टर है ही, हर चीज को क्या कर देता है, सीधा कर देता है। क्वेश्चन नंबर 48 है जब कोई वस्तु दो समानांतर दर्पण के बीच में रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, ये बताना हमें कितनी होगी, तो ये होगी अनंत। ठीक है, आपने कभी देखा होगा जब आप सैलून में जाते हैं तो आगे की तरफ बढ़िया सा शीशा लगा होता है, बाल वाल बनाते हैं आप, पता चला पीछे भी एक शीशा लगा हुआ है, तो देखते हैं इतना लंबा हमारा बहुत सारा इमेज बनना लगता है, तो अनंत इमेज बनता है, आप काउंट ही नहीं कर सकते हैं। मतलब आगे एक मिरर रख दीजिए, एक पीछे मिरर रख दीजिए, बीच में आप खड़े हो जाइए। ठीक है, समतल दर्पण में, याद रखिए समतल दर्पण में, तो जो इमेज हमारी बनेगी क्या होगी, इनफाइनाइट बनेगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है, उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे फ्रेंड, ये बताना है ऑप्शन। ठीक है, तो ये बनेंगे हमारे 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। तो फ्रेंड ये 3 कैसे आया आपके दिमाग में तो जरूर आ रहा होगा कि भैया 3 हमने बता कैसे दिया। ठीक है, तो प्लेन मिरर में जब भी हमें नंबर ऑफ इमेजेस पता करने होते हैं तो फ्रेंड नंबर ऑफ इमेज बराबर होता है 360 बटे में थीटा माइनस 1। थीटा क्या है, उन दोनों के बीच के मतलब जो दो समतल दर्पण है उनके बीच का एंगल है थीटा। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि 90 डिग्री है, तो हो जाएगा फ्रेंड 360 बटे में 90 माइनस 1, और 9 चौक का क्या होता है 36। तो हमारे पास 4 बार में जाएगा ये, तो 4 माइनस 1 फ्रेंड 3 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, फॉर्मूला एक बार फिर से लिख रहा हूँ, n बराबर होता है 360 बटे में थीटा माइनस 1। ठीक है, यहीं पर आप वैल्यू रख लीजिए, थीटा के वैल्यू 90 रखिए, तो हमारा कट करके यहाँ पर वैल्यू आएगी 4, 4 माइनस 1 दैट इज 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 कोण पे क्या है आनत है, मतलब 60 कोण पे इंक्लाइंड है, तो उनके बीच में खड़ा व्यक्ति जो होगा उसके कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे। सेम फॉर्मूले पे चलते हैं हम, एन बराबर क्या होगा 360 बटे में 60 माइनस 1, 6 इज 36, 6 माइनस 1 दैट इज 5 इमेज बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला दिमाग में रखिए, 5 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है, अभिसारी लेंस वह लेंस होता है जो, अभिसारी जो लेंस होता है फ्रेंड वो कैसा लेंस होता है जो क्या करता है किरणों को एकत्रित करता है। ठीक है, जो क्या करता है फ्रेंड किरणों को एकत्रित करता है, ढेर सारी किरणें आएंगी और एक ही पॉइंट पे मिलेंगी। ठीक है, आपने देखा होगा बचपन में लेंस लेकर के माचिस की तीली को जलाया होगा ना, तो वो कौन सा होता है अभिसारी लेंस होता है, मतलब कौन सा इंग्लिश में बोले तो कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारा। ठीक है, उभरा हुआ है ना, तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जो जितनी भी किरणें आएंगी उनको एक पॉइंट पर क्या करेगा एकत्रित करेगा। इसीलिए तो हम बचपन में कागज भी जलाए होंगे, माचिस की तीली भी जलाए होंगे, अगर हमने यूज किया होगा कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, सूर्य की रोशनी में लेकर के बैठे रहते थे काफी देर तक, तब जाकर के कहीं जलता था ये। आते हैं अपसारी लेंस वह होता है, अब आते हैं फ्रेंड अपसारी। अपसार भैया कर देगा, लेंस वह होता है जो करता है इसमें। 52 का हमारा आंसर क्या होगा, आप बताइए फ्रेंड। तो ये हमारा होगा किरणों को फैलाता है। ठीक है, किरणों को क्या करेगा फैला देगा। थोड़ा इमेज बना देते हैं आपको, ये देखिए ऐसा हमारा है, ये हमारा क्या है अपसारी मतलब कॉन्वेक्स सॉरी कॉनकेव लेंस है। ये किरणें आ रही हैं, ये किरणें आई और ये क्या करेगा लो फैलाना शुरू कर दिया, स्कैटर कर देगा लाइट को। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा 52 का। 53 हमारा है, वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करेगा। वो क्या व्यवहार करेगा बेचारा बुलबुला, तो यहाँ पर बताना है वायु का जो बुलबुला होगा जल में किस तरीके का व्यवहार करेगा। तो ये व्यवहार करेगा अवतल लेंस की भांति। ठीक है, किसकी भांति करेगा अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। अगला क्वेश्चन है, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। ठीक है, जल के अंदर कैसा करता है फ्रेंड अपसारी लेंस की तरह, तभी तो लाइट को क्या करता है फैला देता है। 55 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आखिरी क्वेश्चन है दोस्त, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो लेंस की जो क्षमता होती है वो मापी जाती है डायोप्टर में। फॉर्मूले की बात करते हैं तो पावर इक्वल टू हमारा होता है लेंस का पावर 1/f। ठीक है, 1/f। f हमारा क्या है फोकल लेंथ है। क्या है फोकल लेंथ है। तो भैया कैसा आपको लगा ये वीडियो, 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे फिजिक्स के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से भी। और ये देखिएगा इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर आपको मिल जाएगा जितने भी एग्जाम आगे आने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ उस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब अगर कर लिया है, अगर अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अदरवाइज जैसी आपकी इच्छा।
अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड, जूनियर सुपर टेट की, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके आप एक बार वीडियो को वॉच कीजिए। साइंस की मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, प्रणाम।